हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू बीट द स्ट्रीट। अगर आपने थंबनेल ढंग से देखा होगा तो आपको पता चल चुका है कि आज हम बात करने वाले हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में। और अभी रिसेंटली अपॉइंटेड सुधीर सीतापति, जो कि अभी कंपनी के एमडी और सीईओ अपॉइंट किए गए हैं, उन्होंने यहाँ पे एक नई इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और साथ ही साथ कंपनी के बारे में आने वाले समय में क्या कंपनी करने वाली है और क्या प्लानिंग है उसके बारे में बताने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले आपको लाए हैं ब्लूमबर्ग की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम दिखाने वाले हैं कि सुधीर सीतापति कौन है, कहाँ से आते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। एक आईआईएम और सेंट जेवियर कॉलेज से इन्होंने एजुकेशन ली है। साथ ही साथ एचयूएल में ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं। एचयूएल में ये डायरेक्टर ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं फूड रिफ्रेशमेंट डिपार्टमेंट के, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में, आप कह सकते हैं। 2016 से ही ये एग्जीक्यूटिव स्पेस में काम कर रहे हैं, फिर फूड रिप्रेशन में आ चुके थे। अभी मैं एमडी और सीईओ बनाया गया है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट का। काफ़ी बड़ी इनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है। अब देखना होगा कि कंपनी का इन्होंने आगे का प्लान किस तरह से डिसाइड किया गया है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज अगर हम देखते हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड के फ्यूचर के बारे में, तो कुछ इस तरह से शुरुआत होती है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की, कि कंपनी का जो अब जो थॉट प्रोसेस है वो पूरी तरीके से किस तरह से चेंज किया गया है। साथ ही साथ गाइडेंस के ऊपर भी यहाँ पे बात की गई है कंपनी के मैनेजमेंट ने। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की तारीख में अगर हम बात करें तो $13 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। $1.5 बिलियन का यहाँ पे कंपनी टर्नओवर करती है। वहीं 12% CAGR कंपनी ने रिटर्न दिया है ओवर द लास्ट डिकेड। 22% का ऑपरेटिंग मार्जिन है, जो कि इस इंडस्ट्री में शायद तक पर्सनल केयर, अगर हम केवल पर्सनल केयर, अगर एफएमसीजी में पर्सनल केयर की बात करें तो इस कैटेगरी में काफ़ी अच्छा माना जाता है और टॉप 2-3 में कंपनी रहती है हमेशा। वहीं अगर एक्सपेंशन की बात करें, जो मार्जिन एक्सपेंशन लास्ट डिकेड में इन्होंने देखा है वो होता है करीबन 5% का, 490 बेसिस पॉइंट, मतलब कि करीबन 5% का यहाँ पर मार्जिन कंपनी का इंप्रूव होता हुआ नजर आता है। कंपनी अमंग टॉप 3 इन दिस कैटेगरी, जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि टॉप 5 में ही, मतलब टॉप 1 to 3 में ही कंपनी प्रेजेंस करती है। और साथ ही साथ 6.1 मिलियन स्टोर में कंपनी के प्रोडक्ट्स यहाँ पर जाते हुए नजर आते हैं। तो अब आ जाते हैं कंपनी के, अगर हम थोड़े से और नंबर्स के बारे में अगर हम बात कर ले थोड़ा सा, कि बैकग्राउंड को समझें कि हम यहाँ से कि गोदरेज कंज्यूमर में अब यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है तो नहीं। तो उसके लिए समझना होगा कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, पिछले 5 या 10 सालों में कंपनी ने क्या किया है। वॉल्यूम ग्रोथ की बात की जाए 2011 से 2015 तक 15% की, वहीं 2016 से 2020 में एक म्यूटेड ग्रोथ रही है, 5% की ग्रोथ रही है, जो कि काफ़ी कम यहाँ पे नजर आती है। बट 2021 से जो कंपनी का बैकग्राउंड है वो वापस से धीरे धीरे मोमेंटम लेने लगा है और 9% की वॉल्यूम ग्रोथ इस बार देखने को मिलती है। वॉल्यूम ग्रोथ क्या होती है? जो रेवेन्यू ग्रोथ होती है उसमें एक होता है कि प्राइस ग्रोथ और एक होती है वॉल्यूम ग्रोथ। तो दोनों के मल्टीपल से आप कह सकते हैं वॉल्यूम ग्रोथ बनती है। क्योंकि रेवेन्यू में क्या होता है, रेवेन्यू में दो चीज़ें इंक्लूड होती है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपने सेल किए, साथ ही साथ नंबर ऑफ आपका प्राइस, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट को अगर हम प्राइस से मल्टीपल करेंगे तो रेवेन्यू निकलेगी। तो अगर इसमें प्राइस ग्रोथ होगी तो भी यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ होगी, और वॉल्यूम ग्रोथ होगी तो भी रेवेन्यू ग्रोथ होगी। तो इन दोनों फैक्टर्स को यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर जो कंपनी का मेन, अगर आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है, जैसे अभी हम 2016 से 2020 तक देखते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू इतना, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा था, इस कारण रेवेन्यू में यहाँ पर भी म्यूटेड इन्वायरमेंट था। वहीं अगर वॉल्यूम आपका बढ़ रहा होता है तो आपकी रेवेन्यू और ज़्यादा तेजी से बढ़ती है, क्योंकि प्राइस तो आपको ओवर टाइम इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करनी ही पड़ेगी। वहीं अगर अब हम देखें 2021 में 9% की वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है कि आने वाले समय में कंपनी और गाइडेंस जिस तरीके कर रही है कि कंपनी हमेशा से अगले आने वाले 2-4 सालों तक कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ का प्लानिंग कर रही है। और वॉल्यूम ग्रोथ में डबल डिजिट यहाँ मतलब कि करीबन करीबन आपको हर साल यहाँ पे 10 से 15% या 20% तक मान सकते हो, वहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और रेवेन्यू ग्रोथ में आप प्राइस को ग्रोथ को भी और इंक्लूड करते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे और अच्छा मार्जिन आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं कंपनी के GAUM, मतलब कि ग्रोस एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ पर 13% की ग्रोथ देखने को मिलती है 2016 से 20 में, और फाइनेंशियल ईयर 21 में 8% की, जो कि डिसेंट है। वहीं हाफ ईयरली फाइनेंशियल ईयर 22 में बात करें 32% की ग्रोथ है। तो आप देख सकते हैं कि हाफ ईयर फाइनेंशियल ईयर 22 में हर फैक्टर जो इस पूरे हाफ ईयरली में काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस दी है। एवरेज इबिटा 11% का है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21 में 10% हुआ करता था। और एवरेज इबिटा की अगर हम बात करें ओवरऑल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंट यहाँ पे है जो नज़र आता है हमारे को यहाँ पर देखने में। तो ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ से अब हम शुरुआत करते हैं। अब आ जाते हैं कि कंपनी के इनोवेशन और कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस किस कैटेगरी में है। तो यहाँ पे आप गोदरेज नंबर 1 आ जाता है, इनका सैनिटाइजर में ब्रांड आता है, मिस्टर मैजिक हैंड वॉश आता है, और कंपनी के प्लास्टिक कोस्ट
प्लास्टिक से अब कंपनी जो है बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स की ओर बढ़ रही है, क्योंकि ईएसजी पैरामीटर्स में अगर हम बात करें तो कंपनी सबसे नंबर 1 पे चल रही है। और जो पहले कॉस्ट एक्स आती थी, अब कंपनी बता रही है कि कंपनी की जो कॉस्ट है वो और 0.5 हो जाएगी अगर बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स यूज करे। तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव फैक्टर है जो कंपनी अपने मैनेजमेंट के थ्रू यहाँ पर पुश करना चाहती है। इसके अलावा कंपनी की जो प्रोसेस है, कंपनी का जो गुड इन मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अलावा कंपनी का जो आप कह सकते हैं कि कंपनी का इंडोनेशिया एफएमसीजी जो सेगमेंट है, क्योंकि कंपनी का अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू की, अगर हम बात करें 4 कंट्री से यहाँ पे टोटल रेवेन्यू आता है। 4 कंट्री से टोटल 80% ऑफ द रेवेन्यू आता है और 30% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन उन कंट्रीज में रहती है। और वहाँ पर एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि करीबन करीबन आने वाले सालों में 2 गुना जीडीपी ग्रोथ हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं फैक्टराइज करेगी आने वाले क्वार्टर्स को, आने वाले समय को। और मैनेजमेंट की अब किस तरह से इन 4 कंट्रीज पे फोकस की प्लानिंग होती है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है कि आने वाले समय में जो 4 प्रोडक्ट हैं उनसे 40% ऑफ द रेवेन्यू आता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं कि गुड नाइट के ये आप गुड नाइट का ये आपको बोलते हैं इंसेक्ट स्प्रे, गुड नाइट का ये एयर जो पावर पॉकेट होता है, और ये चारों प्रोडक्ट कंपनी के 40% ऑफ द रेवेन्यू और 60% ऑफ द प्रॉफिट पूल का मेजर पार्ट कवर करते हैं। तो ये कंपनी का अब मानना है कि कंपनी को यहाँ पे प्रोडक्ट एक्सपेंशन करना होगा, साथ ही साथ कंपनी को अपने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनको किस तरह से उनकी सेल्स बढ़ानी है उसमें काफ़ी सोचना पड़ेगा, क्योंकि इनके 3 प्रोडक्ट मेन है, हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड, एयर केयर और हेयर कलर। अगर हम देखें तो हर क्षेत्र में यहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल कंपनी का देखने को मिल जाता है। क्योंकि अगर आप देखते हैं यहाँ पर आप देखो चाइना किस कैटेगरी में, और हमारी पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा कंजम्पशन आने वाले समय में जिस तरह से हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं मोदी जी, और तो यहाँ पे पर कैपिटा कंजम्पशन यहाँ पे और बढ़ता हुआ नजर आएगा। और एफएमसीजी में कहीं ना कहीं एक तगड़ी ग्रोथ आती हुई एक्सपेक्टेड की जा सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं कंपनी के की ड्राइवर्स की, तो कंपनी के कैटेगरी पेनिट्रेशन की बात करें फाइनेंशियल ईयर 21 की अगर हम बात करते हैं तो मेजर एयर फ्रेशनर्स हैं इंडोनेशिया में 28% वहाँ से आता है। वहीं हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड एरोसोल्स की बात करें 23% वहाँ से आता है। लिक्विड वेपराइजर 28%, हेयर कलर क्रीम 13%। तो ये कंपनी के मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो यहाँ पे कंपनी का जो पेनिट्रेशन वो निकल के दिखाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कंपनी के टोटल 4 जो मेजर एरिया हैं वो उनकी, अगर हम यहाँ पर प्रेजेंटेशन में देखें तो यहाँ पर केनिया में यहाँ पे कंपनी ने 60 करोड़ का एफएमसीजी का बिजनेस किया, जिसमें 13 ब्रांड्स इंक्लूडेड है। 43 इनोवेशन कंपनी ने इंडोनेशिया में लास्ट ईयर में की है। इंडिया में कंपनी के करीबन 500 एसक्यूज हैं, मतलब कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, और ईच स्टोर कीप्स ओनली 12। तो कंपनी बता रही है कि 4 गोल्स और कंपनी के टोटल 12 केपीआई, कंपनी के अलग अलग बिजनेसेस के अलग अलग गोल्स हैं, बट कंपनी इतनी तरह से फैली हुई है कि उनको यहाँ पर जो फोकस है, जो उनका जो मेजर फोकस था वो यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्रीच हो रहा था, और उसके कारण कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो यहाँ पे नीचे जाता जा रहा था। और एक और चीज़ है जो कंपनी ने बताई कि कंपनी की जो इन्वेंट्री डेज है वो 1.7x है। अगर हम इंडिया के पीयर्स की बात करें तो एक्स है, तो इनका जो इन्वेंट्री डेज है वो 1.7 है, मतलब करीबन डबल के लमसम का है। तो वहाँ से भी कंपनी का क्या है कि उसको जब आपकी इन्वेंट्री आपकी एक्स्ट्रा पड़ी रहेगी तो आपको ज़्यादा उसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा आएगी, वेयर हाउसिंग कॉस्ट आएगी, साथ ही साथ आपको उसको रिटेन करने के लिए भी आपको पैसा इन्वॉल्व उसमें ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे पैसा वर्किंग कैपिटल में फंस जाता है। तो इसके कारण वहाँ पर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपनी लैग कर रही थी। तो कंपनी अब बोल रही है कि हम इसको भी यहाँ पे सही करेंगे, और साथ ही साथ कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है जो पिछले सालों में, और मार्केट शेयर जो कंपनी का डूबता जा रहा था, उसमें कंपनी अब वापस से फोकस करेगी और इस कैटेगरी में वापस से यहाँ पर कंपनी ग्रोथ करेगी। जो पहले पिछले सालों में कंपनी ने क्या किया कि हर अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके से प्लानिंग लगाई थी, उसको वापस से स्ट्रीमलाइन करने की समय आ गया है। और कंपनी के जो सीतापति जी हैं उन्होंने यहाँ पे बोला कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अब हमें वापस से फोकस करने की ज़रूरत है। गाना की अगर बात करें जो चौथा कंपनी का जो देश है, वहाँ पर रेवेन्यू 27% अप है। मार्जिन की बात करें तो 1.5 आप कह सकते 1500 बेसिस पॉइंट, मतलब 15% से भी यहाँ पर, और बेस्ड ऑन 1 रीलॉन्च एंड 1 इनोवेशन, इनके कारण कंपनी का यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ा है, साथ ही साथ कंपनी का जो टोटल मार्जिन है वो भी यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए। इंडियन सोप्स में यहाँ पर कंपनी का प्रोडक्ट क्वालिटी और प्राइसिंग के कारण 300 बेसिस पॉइंट्स मार्केट शेयर में गेन हुआ है पिछले 5 सालों में, तो ये काफ़ी बड़ा है। और सिंथोल जो कंपनी का है और गोदरेज नंबर 1, ये 2 कंपनी के प्रोडक्ट्स यहाँ पर निकल के आते हैं। कंपनी का अगर हम टोटल बात करें तो कंपनी के टोटल 3-4 कैटेगरीज में कंपनी काम करती है। कंपनी के फिक्स्ड ओवरहेड की बात करें तो वहाँ पर भी कंपनी के फिक्स्ड ओवरहेड भी कभी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो कंपनी अब उस पर भी फोकस करने वाली है कि जो जीसीपीएल टोटल, अगर हम टोटल टॉप 3 इंडियन पीयर्स की बात करें वहाँ पे 1x है, तो इनका 1.3x आता है। और जीसीपीएल कंज्यूमर प्रोडक्ट ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे बात करें कंसोलिडेट पे तो 1.7x आता है। तो कंपनी बता रही है कि हम इसको भी वापस से
इसको भी वापस से यहाँ पे कम करने वाले हैं और फिक्स्ड ओवरहेड जो है हमारा कंपनी का उसको भी यहाँ पर बेटर करने की पोजीशन में है। तो अभी यहाँ पर देखना होगा कि कंपनी की एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी की बात की जाए, फाइनेंशियल 18 से 18 और 18 में 8% हुआ करता था, जो अभी 21 में मात्र 7% है। सैम्पलिंग की बात की जाए 0.2% है, जो ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। और कंपनी ज़्यादा फोकस कर रही है कि इनफ ऑटोमेशन नहीं था तो अब ऑटोमेशन लाया जाए, मीडिया पे जो एक्सपेंस किया जा रहा है उसको थोड़ा सा कम किया जाए। और कंपनी के जो ईएसजी पैरामीटर्स हैं, जो हमारे इकोनॉमिकल, सोशल और गवर्नेंस वाले जो पैरामीटर, वैल्यूज वाले पैरामीटर हैं, उसमें ऑलरेडी कंपनी टॉप क्लास है, टॉप नॉच है। जियोग्राफिकल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंपनी के पास है, स्ट्रॉन्ग आर&डी टीम है, कॉस्ट स्ट्रक्चर है। बट कंपनी को अब फोकस इसको करना है कि ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस यहाँ पर करने होंगे। कोलेबरेटिवली ग्लोबल साइज पे कंपनी को यहाँ पे सोचना होगा। ऑटोमेशन और मीडिया एक्सपेंस को यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ा के यहाँ पर रेवेन्यू को टारगेट करना होगा कि रेवेन्यू बढ़े। भले ही हमें ऑटोमेशन मीडिया में थोड़ा और पैसा लगाना पड़े, बट हमारा जो रेवेन्यू है वहाँ पर और उसमें यहाँ पर मार्जिन और रेवेन्यू दोनों ही यहाँ पे ग्रोथ होंगे। भले ही हमारे थोड़े से मीडिया एक्सपेंसेस और बढ़ेंगे, थोड़े से ऑटोमेशन के लिए कारण जो हमारे जो एक्सपेंस होंगे, ताकि हमारी स्केलेबिलिटी बढ़ पाए। और उसके कारण क्या होगा कि ऑपरेटिंग लेवरेज होगा और कंपनी को बेटर मार्जिन एट बेटर स्केल मिलेंगे और डेवलप बेटर कैटेगरी डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज। तो ये कंपनी का आगे आने वाले समय में प्लान है। व्हाट डज कैटेगरी डेवलपमेंट फॉर मॉस्किटोज मीन? तो ये कंपनी आने वाले समय में जो कंपनी ने किया है, फर्स्ट 3 फेजेज ऑफ कैटेगरी डेवलपमेंट नीड वेरी हाई एडवर्टीजमेंट। अगर जो ये पहला कैटेगरी है जहाँ पे अवेयरनेस एंड प्रोडक्ट, ये जो कंपनी ने बनाया है इस तरीके की जो कोयल है वो, फिर कंपनी का हिट वाला जो सेगमेंट है, कंपनी का गुड नाइट वाला सेगमेंट है, और कंपनी का जो टोटल महाजम्बो करके जो कंपनी की केबल मतलब वो आती है जो आप टिकिया जिसको बोलते हैं। तो ये आने वाले समय में कंपनी प्लान कर रही है कि पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट, सैम्पलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, ताकि काफ़ी बड़ी ग्रोथ इन पूरे सेगमेंट में काफ़ी पेंडिंग है। तो कंपनी का मानना है कि इस कैटेगरी को काफ़ी और ग्रो किया जा सकता है। वहीं अगर कंपनी के गाइडेंस की बात की जाए कि कंपनी का ग्रोथ प्लान किस तरीके से कंपनी प्लान कर रही है, तो कंपनी का बोलना है कि अभी ऑलरेडी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसको हम 50%, उनमें 50% तो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में की ग्रोथ है वो हम लेकर आएंगे और मार्केट शेयर उनमें गेन करने की कोशिश करेंगे 50% से। तो टोटल कंट्रीब्यूशन उसका 50% तो यहाँ पर वो यहाँ पे हमारे टोटल 50% कंट्रीब्यूट करेगा। 50% हमारा मॉडरेट जो हमारा मार्केट शेयर गेन होगा उससे होगा कि भाई टोटल अगर पेनिट्रेशन गेन है, मतलब कि आपकी जो जैसे हिट है, हिट वो बहुत कम जगह यूज किया जाता है तो अंडर पेनिट्रेटेड है, उसके कारण वो तो मार्केट में ही कम है यूज है, तो वहाँ पर हम तो पहले मार्केट में अच्छा बनाएंगे। उसके बाद जो ऑलरेडी जिसमें हमने मार्केट अच्छा खासा हमारा, उसमें हम मार्केट शेयर गेन करेंगे तो वहाँ पर 15% मिल जाएगा। कंजम्पशन लेड मार्केट ग्रोथ, वहाँ से हम 25% लाने की कोशिश करेंगे और डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन कैटेगरी में 10% कंपनी ने प्लान किया है। तो ये सारी जो कैटेगरीज हैं कि हम इस तरीके से हमारा ग्रोथ प्लान है। तो कंपनी का वापस से जो फंडामेंटल्स है वो ग्रोथ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जो पहले क्या हो गए थे, स्टेगनेंट हो गए थे। आपने पिछले 5 सालों का देखा, हमने 5% की ग्रोथ थी, तो वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर करती है कि कहीं ना कहीं कंपनी काफ़ी पीछे है। इसके अलावा कंपनी डबल डिजिट टारगेट कर रही है कि जो मार्जिन हैं वो भी यहाँ पे 150 से 200% एक्सपेंड हो, मतलब 2% के लमसम का एक्सपेंशन प्लान कर रही है। इन्वेंट्री, कैपेक्स, ओवरहेड में डिजिटल और ऑटोमेशन लाया जा सके, डिस्ट्रीब्यूशन को और तेज किया जा सके, डिस्काउंट्स, इन सब का प्लानिंग करके कंपनी यहाँ पर ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन कर रही है। डबल डिजिट यहाँ पर ग्रोथ कंपनी रेवेन्यू में प्लान कर रही है। वहीं अगर हम EBITDA में बात करें तो यहाँ पे करीबन 150 बेसिस पॉइंट से 2% का यहाँ पे कंपनी का प्लान है। तो कंपनी हमेशा से फिलोसफी रही है, जब से गोदरेज जी का मतलब जब से इन्होंने काम स्टार्ट किया था, कि लेस इज मोर, मच लेस इज मच मोर। कि अगर मान लें कि जो हमारा जो पूरी कैटेगरी है, जो मॉस्किटो वाली कैटेगरी है, वो वैसे ही कम यूज आती है, तो हम जो ऑलरेडी कम यूज आ रही है तो वहां पे हम काफी कुछ कर सकते हैं। तो ये कंपनी की पॉलिसी हमेशा से रही है। और कंपनी का मानना है कि कंज्यूमर फर्स्ट, बिजनेस सेकंड, थिंक लोकल, एक्ट ग्लोबल, और टुमारो बिफोर टुडे, बेटर फ्रॉम विद इन, डिफरेंट फ्रॉम आउटसाइड। तो ये सारी चीजें हैं जो कंपनी ने अपनी पॉलिसी में दिखाई है और हमेशा से कंपनी ने फॉलो भी किया है। आप गोदरेज का ब्रांड वैल्यू आपको भी पता है कि किस तरह से उनकी गुडविल काम करती है। इसके अलावा कंपनी के जो पूरा मैनेजिंग पार्टनर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, वो यहाँ पे काफ़ी तगड़े हैं। ग्लोबल हेड ऑफ कैटेगरीज आप देख सकते हैं, 8 साल से काम कर रहे हैं, 18 साल से सोमाश्री बोस कंपनी के साथ काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं ऊपर वाली कैटेगरी है वो बिल्कुल टॉप नॉच है। सो कंपनी अगले 3 से 5 सालों के लिए डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ प्लान कर रही है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ है जो कंपनी प्लान कर रही है वो
कंपनी की कैटेगरी डेवलपमेंट, जो मैंने आपको बताया कि कंपनी प्रोडक्ट एक्सपेंशन की भी प्लान कर रही है, और रेडिकल सिंप्लीफिकेशन जो ऑटोमेशन के थ्रू आएगा और जो डेवलपमेंट के थ्रू आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कंपनी प्लान कर रही है आने वाले 3 से 5 सालों में। और वो अगर डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ अगर ये अचीव कर पाते हैं, जैसा कि मैंने हमेशा बोला है कि आपको मैनेजमेंट का ये नहीं देखना है कि वॉट मैनेजमेंट इज टेलिंग टू यू, आपको ये देखना है कि वॉट मैनेजमेंट डू, नॉट आपको ये देखना है कि वॉट मैनेजमेंट, आपको ये नहीं देखना है कि वॉट मैनेजमेंट से, आपको देखना है वॉट मैनेजमेंट डू। क्योंकि डबल डिजिट ग्रोथ बोलना इन द एफएमसीजी कैटेगरी, आपको ये देखना होगा कि असली में आ रही है नहीं आ रही है। अगले अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको हमेशा ये चेक करना चाहिए कि जो आपने बोला है, जो मैनेजमेंट ने बोला है, वो क्या असली में वो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। तो कंपनी ने पीछे जो इसके साथ साथ ये भी बताया कि क्या रिस्क है। तो कंपनी ने बताया कि कॉस्ट इन्फ्लेशन काफ़ी हो रहा है। अगर हम क्रूड की बात देखें तो नवंबर 20 में जो कंपनी क्रूड का भाव हुआ करता था वो $40 पर बैरल हुआ करता था, जो अभी बढ़कर 80 हो गया। तो करीबन 2x का यहाँ पर प्राइस राइज देखने को मिलता है। पाम ऑयल की बात करें तो 1500 से 3500 हो गया है, जो कि एफएमसीजी कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। वहीं टिन की बात करें तो 18 से 36 हो गया, तो यहाँ पर भी 2x हो चुका है। यहाँ पे तो 2x से भी ज़्यादा हो चुका है, 2.2x के करीबन आप बोल सकते हो। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर कई कई चीज़ें हैं जो यहाँ पे कंपनी की जो है वो कॉस्ट इन्फ्लेशन के कारण यहाँ पे मार्जिन प्रेशर रहेगा हमेशा। बट आने वाले समय में कंपनी का प्लान है कि 2022-2023 तक कंपनी का जो यहाँ पर अभी जो लो वॉल्यूम ग्रोथ है हाफ ईयरली 2 तक रहेगा, बट प्राइस ग्रोथ के कारण यहाँ पे मार्जिन जो है हमारे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और वहाँ पर अगर फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो कंपनी ने कहा कि वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी कम रहेगी, मॉडरेट ही रहेगी, बट प्राइस ग्रोथ यहाँ पे काफ़ी हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइस हमें वो कंज्यूमर को शिफ्ट करते जाएंगे, तो वहाँ पर प्राइस ग्रोथ भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो प्राइस ग्रोथ दोनों तरफ रहने ही वाली है, क्योंकि इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रहा है यहाँ पर कंपनी को भी पास ऑन करना पड़ेगा कस्टमर को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरीके से एंड करते हैं। ब्रोकरेज की बात की जाए, जो सारे ब्रोकरेज ने यहाँ पे आप देख सकते हैं बाई कॉल दी है, और बाई कॉल की अगर हम एवरेज रेट देखें जो अभी करीबन शेयर 950 का लमसम चल रहा था, तो वहां पर अगर हम देखें तो एमके ग्लोबल है जिसने केवल 920 की राय दी है। बाकी आप देख सकते हैं सभी ने ₹1000 से ऊपर की राय दी है। ऑन एन एवरेज अगर हम निकालते हैं तो करीबन करीबन यहाँ पर 1050 से ऊपर का ही यहाँ पर आपको एवरेज देखने को मिलता है। लगभग लगभग ₹1100 के लमसम का आपको एवरेज देखने को मिल जाता है, क्योंकि सभी लोगों ने, आप देख सकते हैं, इन्होंने 1000 का दिया, इन्होंने 1249, 1150, 1175, 1180, तो 11,000 से क्रॉसिंग यहाँ पर ब्रोकरेज के टारगेट्स हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये जो है पूरा सेगमेंट, अगर आपको एफएमसीजी में कोई कंपनी उठानी है और एक अच्छा ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है आपका, तो कहीं ना कहीं आप गोदरेज कंज्यूमर में अपनी एक राय बना सकते हैं। आप उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, ओनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और मैं आपको बताता हूँ कि जो एफएमसीजी कंपनियां होती है उसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है, और अगर आपकी जो ग्रोथ है आप जितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो अगर उतनी मिलती जाएगी तो आप एक अच्छा रैली का पार्ट बन सकते हो। ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करना है आपको। ऐसा नहीं होगा कि आपको मल्टीबैगर रिटर्न मिलेंगे। मल्टीबैगर रिटर्न जो हमारी एफएमसीजी कंपनी होती है उसमें नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि वॉल्यूम और प्राइस दोनों को बढ़ाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा होता है। बट आपको ये समझना होगा कि मार्जिन में यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ें हैं जो श्रिंक हो सकती है अगर प्राइस यहाँ पे हाइक होता हुआ नजर आता है। तो ये चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी के चार्ट पे, तो वहाँ आ जाए। आज 958 पे क्लोजिंग यहाँ पर कंपनी ने दी है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कल यहाँ पे शेयर ने थोड़ा सा उठा पटक यहाँ पर देखने को मिली थी। बट अगर हम देखते हैं मंथली चार्ट पे, ये अभी आपके सामने मंथली चार्ट है जो मैंने आपके सामने ओपन किया है, और अभी आप देख सकते हैं रिसेंटली एक बड़ा हाइक यहाँ पे बनाया था। पिछले अगर हम पिछले लास्ट 4th महीने में, आप जिसको मैं आपको बता दूं कि ये सितंबर में यहाँ पे कंपनी ने हाई बनाया था, जो आपको जरूर देखने को मिल जाएगा कि 1150 के लमसम का हाई बनाया था। अब आ जाते हैं हम थोड़े से छोटे वीकली चार्ट में आ जाते हैं, ताकि हमारे को समझ में आए कि अभी किस सेगमेंट में कंपनी है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर आपने ये जो टॉप बनाया 1150 का जो मैंने आपको बताया, उसके बाद से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे अच्छा खासा बेस बन चुका है, जो यहाँ पे पहले भी सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। वो है करीबन करीबन 880 और 900 रुपीज़ का हम बोल सकते हैं कि सपोर्ट है, जो काफ़ी बड़ा सपोर्ट है और काफ़ी सस्टेनेबल है कि आने वाले समय में ये सपोर्ट नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तो अब आपके लिए क्या टारगेट होना चाहिए, क्या यहाँ पर एंट्री बन सकती है? क्योंकि यहाँ से अभी अब देखेंगे तो आज भी काफ़ी अच्छा खासा कैंडल है। ये पूरे वीक का कैंडल है आई थिंक। मुझे डेली चार्ट पे कर देता हूँ मैं शिफ्ट, तो आप देख सकते हैं कि आज भी कैंडल जो है पिछले पिछले कल के जो है कल के
जो कल की क्लोजिंग थी उसको यहाँ पे क्रॉस नहीं किया है और हमेशा ऊपर ही रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन देता है। साथ ही साथ ये वाली जो कैंडल बनी थी वो यहाँ पर रिवर्सल का साइन देती है, तो यहाँ पर ये अच्छा खासा बेस बन चुका है 880 या आप कह सकते हैं 900 का एक सपोर्ट के साथ। ये हो गया आपका सपोर्ट लेवल फर्स्ट। और अब आ जाते हैं हम टारगेट क्या होना चाहिए। आप अगर यहाँ पर बाई करते हैं तो ये पहले तो बता दूं आपको कि एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, बट अगर फिर भी अगर हम बोलते हैं कि टारगेट्स, अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर, आप अगर एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर आप इसमें एंट्री ले रहे हैं तो पहला टारगेट आपका होना चाहिए 1020 का। दूसरा टारगेट आपका होना चाहिए वो है 1100 का। तो ये आपके दो टारगेट हो गए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। अगर अगर कंपनी का जो Q3 है, जो कि मेरे को लगता है कि Q3 एक्सपेक्टेड है कि कंपनी अच्छा आएगा, तो ये आपके जो टारगेट्स हैं ये फटाफट से अचीव हो जाएंगे Q3 तक ही। 1100 तो मेरे हिसाब से 1020 जो आपका अचीव हो जाना चाहिए Q3 के रिजल्ट के साथ ही। बट जो Q4 है वहाँ पर हमारे को 1100 कह सकते हैं कि यहाँ पर मिलते हुए नजर आएंगे। और आपके लिए अगर लॉन्ग टर्म का टारगेट मैं बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए करीबन 1200 रुपीज़ का, जो कि कभी भी आता हुआ नजर आ सकता है। ये लॉन्ग टर्म टारगेट, आप इसको ज़्यादा लॉन्ग टर्म ना समझो, मैं भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि पहले हमको मतलब अभी क्या है कि मार्केट में काफ़ी उठा पटक है, तो आपको कंज्यूमर सेगमेंट वाले जो स्टॉक होते हैं उसमें आपको अच्छे खासे ज़्यादा, यहाँ पे क्या होता है ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं, तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं और अपना पैसे को सिक्योर कर सकते हैं। बाकी आप अगर कोई भी फाइनेंशियल स्टॉक लेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है, बट जो कंज्यूमर स्टॉक होते हैं उनमें ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती, ड्रॉ डाउन नहीं देखने को मिलता है। और अगर ग्रोथ अगर कंपनी का गाइड कर रही है तो अगर वो सही होता हुआ नजर आता है तो लॉन्ग टर्म मतलब ये 6 मंथ वाला मैं आपको कह सकता हूँ 6 मंथ का यहाँ पर है। वहीं अगर हम आप कहते हैं कि आप 2 साल का आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, तो 2 साल में मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करूंगा कि करीबन करीबन स्टॉक ने 1800 रुपये का 1800 से 2000 रुपये का यहाँ पर टारगेट होना चाहिए फॉर गोदरेज कंज्यूमर। और ये है कि यह धीरे धीरे बढ़ेगा, आपको ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ पे हर साल हर महीने 10% 10% 15% का रिटर्न मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। अगर आप वैसे ट्रेडर है तो ये स्टॉक आपके लिए नहीं है। ये तो आप देख सकते हैं कि सारी कैंडल्स आपने कैंडल्स ही यहाँ पे छोटी छोटी बनती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है। तो कल जरूर यहाँ पे काफ़ी बड़ा कैंडल बना था, ताकि क्योंकि कंपनी ने गाइड किया था अबाउट द फ्यूचर। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को थोड़ा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस तरह की डिटेल्ड वीडियो पहुँच सके। अगर आपने इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ सारी मिल जाएगी जो आपको दूसरी जगह देखने को नहीं मिलती है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो शेयर करना ना भूलें।